हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम देखने वाले हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। कास्टिंग में हम किसी भी मटेरियल को जब सॉलिडिफाई करना चाहते हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम निकाला है कास्टिंग का। ये हमारा स्प्रू से जब भी हम कोई मोल्टन मेटल या लिक्विड मेटल स्प्रू के थ्रू डालते हैं तो वो मोल्टन मेटल फ्लो होते हुए हमारे गेटिंग सिस्टम से इस मोल्ड कैविटी में आ जाता है। और इस मोल्ड कैविटी में आने के बाद उसको लिक्विड से सॉलिड होने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम इज नथिंग बट टाइम रिक्वायर्ड टू सॉलिडिफाई द कास्टिंग। कास्टिंग को सॉलिडिफाई होने के लिए, लिक्विड से सॉलिड होने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। और उसको डिराइव करने के लिए हमारे पास होता है कॉर्नियोस रूल्स। तो ये रूल बताता है, बेसिकली ये रूल्स का कहना है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ कास्टिंग। ये कॉर्नियोस जो रूल है वो बोलता है सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होगा जिसे मैं टीएस ले लेता हूँ, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का जो शेप होगा, जो साइज होगा, उसके थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिडिफिकेशन टाइम। मतलब जितना थिकनेस ज़्यादा उतना सॉलिडिफिकेशन टाइम ज़्यादा लगेगा। और बेसिकली हम देख भी सकते हैं, अगर मेरे पास कोई बहुत छोटा स्ट्रिप है मेटल का तो वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, और मेरे पास कोई जिसका थिकनेस ज़्यादा है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, बट हम थिकनेस को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे कास्टिंग में। उसका जो साइज होता है, शेप होता है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो थिकनेस कई जगह बेंड होती है, कई जगह कम होती है, कई जगह ज़्यादा होती है। तो थिकनेस से हम सॉलिडिफिकेशन टाइम को एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो कॉर्नियोस रूल ने हमें एक इक्वेशन दिया जिसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, ये बोलता है हमारा कॉर्नियोस रूल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस कैसे हो जाता है? वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हमारे पास यूनिट होता है मीटर क्यूब, और एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर ये पूरा टर्म कट जाएगा और हमारे पास खाली मीटर बचेगा। तो मीटर हमारा यूनिट होता है थिकनेस का, तो यहाँ ये जो होमोजीनियस रिलेशन हमें चाहिए था, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, तो ये यहाँ से हमें मिल जाता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। और इसका ब्रैकेट रेस टू एन होता है, एन इज अ कांस्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है और कौन सा शेप हम यूज करते हैं। तो अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम अगर किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम उसकी जगह एक कांस्टेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ के, और अंदर मेरा है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, ब्रैकेट रेस टू एन, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, ब्रैकेट रेस टू एन। तो ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेट करने का। यहाँ पे जो फी लिखा है वो है वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। ये जो मोल्ड कैविटी का शेप होगा जिसमें हम जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का वॉल्यूम हम यहाँ पे रखेंगे, उसका सरफेस एरिया नीचे रखेंगे, ब्रैकेट रेस टू एन है, और यहाँ पे के कांस्टेंट है। अब एन जो है वो 99.9% एन इज इक्वल टू 2 होता है। और आपको इंजीनियरिंग में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी एन की जगह 2 ही मिलेगा। तो यहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं कांस्टेंट एन इज इक्वल टू 2। और ये जो के लिखा है इसे हम बोलते हैं मोड कांस्टेंट। ओके, मोड कांस्टेंट। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था तो मैंने कांस्टेंट के लिया था, के इज इक्वल टू मोड कांस्टेंट होता है। और ये डिपेंड करता है, ये जो मोड कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग
मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल। ये जो मोल्ड कांस्टेंट है वो डिपेंड होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल पे। यहाँ पे मोल्डिंग करने के लिए जो साइड में हम मटेरियल रखेंगे उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है हमारा कांस्टेंट के, उस प्रॉपर्टीज पे हमारा डिपेंड होता है कांस्टेंट के। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? डेंसिटी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट हो सकती है, थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है, थर्मल डिफ्यूजिविटी हो सकती है। जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सब प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है हमारा कांस्टेंट के। अब ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो इस के पे डिपेंड है। के इज मोल्ड कांस्टेंट एंड विच इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल। अब इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं के इज थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अगर थर्मल कंडक्टिविटी का हमारे सॉलिडिफिकेशन टाइम पे क्या असर पड़ता है ये देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में आपको थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट और थर्मल डिफ्यूजिविटी के क्वेश्चन कई जगह देखने को मिले। तो इसके लिए हम सॉलिडिफिकेशन टाइम और इस पैरामीटर का रिलेशन देख लेते हैं। अब सॉलिडिफिकेशन टाइम और थर्मल कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है? मान लीजिए ये मेरे पास जो मोल्डिंग मटेरियल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होगा ये हाई टेम्परेचर वाला होगा, सराउंडिंग में लो टेम्परेचर होगा, तो इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होगा इन डिफरेंट डायरेक्शन वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा है, इससे जो हीट का फ्लो होगा वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा होने की वजह से ये इस मोल्ड कैविटी को जल्दी जल्दी ठंडा करेगा। जल्दी ठंडा करेगा मतलब इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो हमें कम लगेगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम कम लगेगा। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। अब सेम थर्मल कंडक्टिविटी जैसा और एक पैरामीटर होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी हम हीट ट्रांसफर अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे देखा होगा, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट। तो ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हो थर्मल डिफ्यूजिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी भी वही होता है, इसका जो रेट होता है थर्मल डिफ्यूज करने का हीट को उसे हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी इन सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ से हमें और एक रिलेशन मिलेगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। Solidification time is inversely proportional to thermal conductivity. Also, solidification time is inversely proportional to thermal diffusivity. और थर्ड हमारे पास एक रिलेशन होता है हीट कैपेसिटी। मैं यहाँ पे उसको C से डिनोट कर लेता हूँ। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? उसका स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। हीट स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी इन जनरल लैंग्वेज। अब इसमें जो हीट होगा उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हीट स्टोरिंग की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये जो हीट है इसको बाहर जल्दी नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि उसकी हीट स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ये हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जितना भी हीट आ रहा है इधर ही स्टोर कर रहा है, जितना भी हीट आ रहा है इसके बाजू में ही स्टोर कर रहा है। तो ये हीट होगा और इसको ये जो मोल्ड की हीट है वो बाहर जल्दी जल्दी नहीं जा पाएगी, तो हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ से हमें थर्ड जो रिलेशन मिलेगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी C। तो ये जो थ्री रिलेशंस है सॉलिडिफिकेशन टाइम के, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा फॉर्मूला होगा TS इज इक्वल टू मोल्ड कांस्टेंट इनसाइड द ब्रैकेट V डिवाइडेड बाय S ब्रैकेट्स आर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ रेगुलर शेप ले लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम या हमारा जो ये रिलेशन है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया उसमें क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ रेगुलर शेप लिए हैं और उसका हम सॉलिडिफिकेशन टाइम के कैलकुलेशंस देख लेंगे। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है TS सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू मोल कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ब्रैकेट रेस टू N, या फिर हम उसको स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये तो आपको दिया हुआ होगा, और वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम निकालना सीखेंगे। अगर फर्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है Q,
फर्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है क्यूब। अब क्यूब की केस में वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब। अगर मेरे पास कोई क्यूब है और उसका साइड ए है तो क्यूब होने की वजह से उसके तीनों साइड सेम होंगे, ए ए ए, तो यहाँ से मुझे वॉल्यूम मिलेगा ए क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, 6 फेसेस होते हैं, एक फेसेस का एरिया मतलब ये जो एरिया है ये होगा ए स्क्वायर, क्योंकि यह हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये है ए है तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, और क्यूब है तो क्यूब को 6 फेसेस होते हैं तो यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया। मैं एरिया नहीं ले रहा हूँ, सरफेस एरिया ले रहा हूँ। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ये जो है ये मिल जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय 6, a इज द साइड ऑफ क्यूब। तो आप इतना अवॉइड करके याद रख सकते हो। तो डायरेक्टली अगर आपके पास कोई क्यूब दिया हुआ है तो a डिवाइडेड बाय 6 होगा वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो, जिसे हम जिसे हम मॉड्यूलस बोलते हैं, तो a बाय 6 हो जाएगा। अगर सेकेंड केस स्फीयर है, मेरे पास स्फीयर है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया है वो ले लेते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये होगा इस स्फीयर का वॉल्यूम, और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप इसको काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा r/3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं d/6, डायमीटर डिवाइडेड बाय 6। तो ये होता है वॉल्यूम टू सरफेस एरिया फॉर अ स्फीयर। इसे आप याद रखना चाहिए तो रख सकते हैं, या फिर आप एग्जाम में भी इसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर की केस में वॉल्यूम टू सरफेस एरिया, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा π/4 d स्क्वायर इंटू एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है π/4 d स्क्वायर इंटू एच, और इसका सरफेस एरिया यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर वाला एक है ए सरफेस एरिया है जो हीट लॉस करेगा, एक सरफेस एरिया है नीचे वाला ये एक हीट लॉस करेगा। ये तो सर्कुलर है तो इसे मैं π/4 d स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे दो है मेरे पास, a π/4 d स्क्वायर, ये π/4 d स्क्वायर, तो मैं इसे ले लेता हूँ 1/2 π/4 d स्क्वायर प्लस, अब इसमें से भी कुछ हीट लॉस होगा, इसमें भी कुछ हीट लॉस होगा, तो इसका सरकमफेरेंस है πd इंटू इसका हाइट है h। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सिलेंडर के लिए, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया π/4 d स्क्वायर h 2 इंटू π/4 d स्क्वायर प्लस πd h। अब हमारे पास अगर कोई स्लैब है, अब स्लैब और क्यूब एक जैसे ही होते हैं। क्यूब में ये जो ए बी और एच लिखा है ये सेम हो जाते हैं, क्यूब में ए बी और एच जो लिखा है वो सेम हो जाते हैं, स्लैब में वो डिफरेंट होते हैं। तो स्लैब का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो मैं सिंपली एल बी एच लिखता हूं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। और अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है सरफेस एरिया फॉर अ स्लैब। और इसका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया हम ले लेंगे तो वॉल्यूम ये रखेंगे, सरफेस एरिया ये रखेंगे, तो हमें वॉल्यूम टू सरफेस एरिया मिलेगा, और इससे हम सॉलिडिफिकेशन टाइम निकाल सकते हैं। तो स्लैब की केस में अगर इसको क्यूब हो, ये इसमें मैं क्यूब में बदलना चाहता हूँ तो ये तीनों सेम हो जाएंगे, तीनों सेम हो जाएंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। अब ये सब सेम है तो ये अगर मैं ए रखूँगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 1 1 1 3 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर ये सेम हो जाएंगे तब, अगर सेम नहीं है तो हम उसे बोलते हैं स्लैब, और स्लैब की केस में उसके फॉर्मूले कुछ इस तरह के होते हैं। अब एक लास्ट शेप हमारे पास बचता है इलिप्टिकल। अगर इलिप्टिकल कोई शेप है तो उसका जो डायमीटर, ये दिखने में कुछ सिलेंडर जैसा है बट यहाँ पे उसका डायमीटर अलग अलग है, यहाँ पे डायमीटर ये है तो ऐसा डायमीटर बी है। तो अगर हमारे पास कोई इलिप्टिकल केस है तो उस केस में उसका वॉल्यूम होता है पाई ए बी इंटू एच, और सरफेस एरिया होता है 2 पाई ए बी प्लस
इनसाइड द ब्रैकेट 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। ऐसा क्वेश्चन अभी तक कहीं पे भी पूछा नहीं गया, ना गेट में ना आईएएस में, बट हो सकता है आगे उसका टारगेट हो ये पूछने का, तो इसीलिए मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है। तो यह था कुछ सॉलिडिफिकेशन टाइम इन शॉर्ट।